ॐ जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ पुनः हम उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको एक मनोचिकित्सक से बातचीत सुनाएंगे। श्रोताओं, कोरोना सिर्फ हमारे शरीर पर ही प्रभाव नहीं डाल रहा, बल्कि हमारी मनोदशा को भी प्रभावित कर रहा है। कोरोना के कारण जब कोई मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे सर्वप्रथम आइसोलेट करने या अलग थलग करने का प्रयास किया जाता है। उसे घर में या कोरोना अस्पताल में, कोरोना वार्ड में क्वारंटीन करने की सलाह दी जाती है। जब वो व्यक्ति क्वारंटीन होता है तो निश्चित है कि उसकी मानसिक दशा थोड़ी खराब होती है और वह कुछ असामान्य व्यवहार करने लगता है। क्या कारण है इस प्रकार के असामान्य व्यवहार के और किस प्रकार इससे बचा जाए, आज हम इस पे चर्चा करेंगे गोरखपुर के प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव से। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में हम आपको एक कवि से मिलवाएंगे जिन्होंने लंबे समय से व्यंग्य रचनाएं और साथ ही साथ गजलों की रचना में महारत हासिल की है। आप हैं श्री रुद्रदेव नारायण श्रीवास्तव। रुद्रदेव नारायण श्रीवास्तव से हम बातचीत के साथ साथ उनकी कुछ रचनाएं भी सुनेंगे। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव से डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव की इस बातचीत के साथ। श्रोताओं नमस्कार। हमारे साथ हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव। डॉक्टर अभिनव, आज समाचार पत्रों में और समाचार की सुर्खियां हैं कि गोरखपुर में एक लगभग 28 वर्ष के नवयुवक ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और कोरोना का भय उसके अंदर इस तरह से व्याप्त हो गया था कि उसने घर में अपने माता पिता और बाकी लोगों को भी काफ़ी परेशान कर रखा था। ऑफिस में भी वो काफ़ी परेशान था और उसको एक आश्रय गृह में ले जाया गया जहां पे उसकी मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हो रही थी। तो क्या कोरोना महामारी के दौरान ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि सामान्य कम उम्र के, शरीर से मजबूत और दिमाग से स्ट्रांग लोग भी अपनी मानसिकता को बदल नहीं पा रहे हैं और उससे भयभीत हो रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कि जो कोरोना का एक इस समय भय है, वो एक तो बीमारी का भय, संक्रमण का भय, और दूसरा जो कोरोना की वजह से आने वाली आर्थिक जो नुकसान हुआ है, जो पूरे देश में, पूरे विश्व में हुआ है, उसकी वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत से लोग विस्थापित हो गए हैं, बहुत से लोग अपने परिवार से दूर रहने में मजबूर हैं। और जो समाचार में तमाम
नेगेटिव न्यूज आती रहती हैं टीवी में और समाचार पत्रों में, वो सब भी देखने पढ़ने का भी असर पड़ता है। तो ये सब चीजें अगर किसी ने बहुत ज्यादा उसका तनाव ले लिया या बहुत ज्यादा उससे वो प्रभावित हो गया तो उसके दिमाग में साइकोसिस डेवलप हो सकती है। जी। जब ये साइकोसिस डेवलप होती है तो व्यक्ति जो है अपना सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। कई बार उसे भ्रम होने लगता है कि लोग मेरे बारे में अब गलत सोच रहे हैं या मुझे मारना चाहते हैं। तो इसलिए व्यक्ति जो है कभी कभी हिंसक हो जाता है और दूसरे लोगों के ऊपर संदेह करने लगता है। जैसा कि इस केस में हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। वो व्यक्ति हिंसक हो गया, उसे लगा कि मेरे परिवार वाले ही मुझे मारना चाहते हैं, तो उसने परिवार वालों को के ऊपर जो है आक्रमण कर दिया था, स्वयं को कमरे में बंद कर लिया था ताकि लोग मुझे ना मार पाए। तो किसी तरीके से उसको निकाल कर आश्रय गृह में ले जा करके उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या हम करें, क्या सुझाव आप एक साइकियाट्रिस्ट के नजरिए से देंगे कि जो भी जन सामान्य है उनको हम कैसे कन्विंस करें कि भाई अगर कोई महामारी आई है तो सामान्य देखभाल से, सामान्य सतर्कता से हम उस महामारी से बच सकते हैं, ताकि जो आप साइकोसिस डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि साइकोसिस लोगों के अंदर डेवलप हो रहा है और लोग हिंसक हो रहे हैं, तो ये कैसे बचाया जाए? जी, 2-3 चीजों का ध्यान रखना है हमें। एक तो ये है कि जो तनावपूर्ण माहौल है उससे दूर रहें, परिवार के लोगों के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करें, योग करें, ध्यान करें, ताकि जो दिमाग के अंदर हमारे जो नकारात्मक भाव आते हैं उसमें कमी आए। और जो एक मीडिया का एक यहाँ पर एक तबका है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज फैला रहा है कि वहाँ इतने लोग मर गए, वहाँ इतने लोग की जानें चली गई, इतने लोग संक्रमित हैं। जी। तो ये इस तरह के न्यूज से बचें। मतलब आपका कहना ये है कि ओवरडोज ऑफ नेगेटिव मीडिया न्यूज से बचें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से सकारात्मक पहलू भी हैं इस बीमारी में, जैसे कि अभी 56% जो है वो रिकवरी रेट हो गई है, मतलब 100 में से 56 लोग ठीक हो जा रहे हैं। जी। तो ये सब चीजों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक बीमारी है जिससे अगर हम सावधान रहें तो बच सकते हैं, और अगर हो भी रही है तो काफी तो हद लोग तक ठीक हो जाते हैं। माइल्ड केसेस हैं। जी बिल्कुल, माइल्ड केसेस हैं। लगभग 75-80% ऐसे लोग हैं जिनको कोई खतरा नहीं रह रहा है इस बीमारी को होने के बाद भी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बीमारी है तो उससे पहली चीज तो है बचना। जी। अगर नहीं बच पाए, किसी कारण हो भी गई, तो संभावना उसमें ऐसी है कि आप उसमें कोई आपके जीवन के ऊपर खतरा नहीं आएगा। तो ये जो पॉजिटिव उसका एक एस्पेक्ट है, पॉजिटिव उसका एक पहलू है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ना कि सिर्फ नेगेटिव को सोच करके इतना तनावग्रस्त होने की। डॉक्टर अभिनव, चूंकि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो हम आपके हवाले से ये तो कह ही सकते हैं कि जो लोग हैं, बीमारियां तो और भी बहुत सी हैं भारत में, कैंसर से, टीबी से और तमाम अन्य बीमारियों से भी लोग प्रभावित होते हैं और ठीक भी होते हैं। तो हम कोरोना को भी उसी तरह की एक बीमारी माने और बस सतर्कता से रहें, और सतर्कता इतनी ना हो कि वो साइकोसिस में बदल जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप कुछ टिप्स हमारे युवा और मध्यम आयु के या बुजुर्ग श्रोताओं को देना चाहें तो आपका स्वागत है। टिप्स में जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहली चीज तो यह है कि तनावपूर्ण माहौल ना हो, हंसी खुशी का हल्का फुल्का माहौल होना चाहिए घर में। परिवार के लोगों से बातचीत करते रहें, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं, कुछ एक्टिविटीज जैसे कि कुछ ड्राइंग, पेंटिंग या सिंगिंग, अगर आपकी जो भी हॉबीज हैं उस पर ध्यान रखें। कुछ पौधों के साथ बागवानी में थोड़ा समय दें, योग करें, ध्यान करें, ताकि दिमाग आपका जो है वो जीवन के और भी जो पॉजिटिव पहलू हैं, बहुत ढेर सारे पहलू पॉजिटिव होते हैं जिसको हम नहीं ध्यान देते हैं, सिर्फ नकारात्मकता पर झुकाव बना रहता है, ऐसा ना हो। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिनव, आपने हमें साइकोसिस के बारे में एनलाइटन किया और लोगों को एक सकारात्मक पहलू दिखाया जीवन जीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव, जिनसे बातचीत कर रही थी डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आइए कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं श्री रुद्रदेव नारायण श्रीवास्तव से टेलीफोन लाइन पर की गई ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। नमस्कार मिस्टर साहब। लॉकडाउन से हम धीरे धीरे उबर रहे हैं
और अब अन लॉकडाउन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इस लॉकडाउन ने हमको बहुत सारे अवसर प्रदान किए, हालांकि हमसे बहुत कुछ छीना भी। अवसर ये प्राप्त हुआ कि हम अपने घरों में रहे और घरों में रहकर बहुत सारे ऐसे रचनात्मक कार्यों में अपने को संलग्न किया जिसके लिए समयाभाव के कारण हम बहुत दिनों से तरस रहे थे। आज हम एक ऐसे कवि से बात करना चाहेंगे जो यूं तो एक प्रिंसिपल के रूप में अपने कार्य शिक्षा जगत में बहुत बेहतरीन तरीके से योगदान कर चुके हैं, लेकिन अब रिटायर्ड जीवन में वो एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। आप हैं श्री रुद्र नारायण श्रीवास्तव, हम लोग जिन्हें आरडीएन साहब के नाम से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो लगभग 70-75 दिनों का लॉकडाउन रहा, इसका अनुभव कैसा रहा आपका? आप चूंकि शहर और गांव दोनों से जुड़े हुए हैं, आपका घर गांव पे भी है और आप गांव अक्सर जाते रहते हैं, तो गाँव में क्या विशेष माहौल रहा और उसकी तुलना में शहर में क्या विशेष माहौल रहा? आप कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। पहले मेरा नमस्कार सबको दीजिए आप। जी। और ऐसा है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है, इसको हमने रचनात्मक कार्य में बिताया है। जी। केवल शोक नहीं बिताया है, सोया भी आराम भी किया है। हाँ। कहीं बाहर तो निकले नहीं है हमें, लेकिन लिखने पढ़ने में ये काम ज्यादा बिताया हमने और इसको हमने आवश्यक समझा है कि समय का इस्तेमाल ऐसे किया जाए। जी। और जहाँ तक शहर की बात है, शहर में गाँव से ज्यादा इन्फेक्शन है कोरोना का। जी। गोरखपुर में भी सुनाई पड़ ही रहा है जगह जगह। हाँ। लेकिन गांव की स्थिति कुछ भिन्न है। गांव के लोग एक मामले में जागरूक हैं कि अगर कोई बाहर से आता है, दिल्ली से चाहे बम्बई से चाहे कहीं बाहर से आता है, तो तत्काल लोग इन्फॉर्म करते पुलिस सूचित करते हैं लोग। हाँ। और तत्काल अधिकारी पहुंच जाते हैं और उचित कार्रवाई कर देते हैं वो। जी। ये तो लोग करते हैं। हाँ। लेकिन लोग समझते हैं इतना करने से उनकी कर्तव्य की पिछड़ी हो गई, जो गलत है। जी। क्योंकि मैं देखता हूँ गांव में किसी प्रकार के कोई भी नियम पालन नहीं किया जा रहा है। हाँ। लोग कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा। जी। आप समझ लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग तो वहाँ पर है ही नहीं। हाँ। इसके अलावा 95% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। जी। और जो मास्क लगा रहे हैं वो बाहर से मात्र बन रहे हैं। हाँ, वो मास्क भी गले में लगा रहे हैं, चेहरे और नाक को कम ही ढकते हैं वो। जी। तो उसके अलावा मैं देखता हूँ यहाँ दुकानों पर, चाहे चाय की दुकानों पर हो चाहे और दुकानों पर हो, बड़ी भीड़ रहती है। हाँ। अक्सर लोग जो है एक दूसरे सटे रहते हैं और कोई कुछ कहने की सुनता नहीं है। लोग ये मान लेते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ। जो स्वयं में गलत चीज है ये। जी। कहीं से भी गांव के लोग सीरियस नहीं है। हाँ। हालांकि हम अपने गांव गए थे, हमारे गांव के आसपास ये दो चार गांव ऐसे हैं जहाँ पर शिकायत सुनने में आई, कुछ नगर जिले में। जी। शिकायत सुनने में आई और वहाँ एरिया सील कर दिया गया है। हाँ। लेकिन बस वहीं तक है वो। जी। और गांव के लोग ये मान ले रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। हाँ। ये स्थिति बड़ी खराब है। मान लीजिए अगर धोखे से कोई आदमी गाँव में आ जाता है जो कि कोरोना से पीड़ित है, तो देखते देखते पूरा गांव प्रभावित हो जाएगा, उससे पूरा गांव संक्रमित हो जाएगा। हाँ। ये खतरा बना हुआ है और गांव के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। जी। ये जो मानसिकता है ये केवल गांव की ही नहीं, ये शहरों में भी है, बल्कि हर आदमी ये सोच रहा है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो उन्हें नहीं होगा, बाकी दुनिया को हो सकती है। और देखिए शहरों में भी जी, इसलिए वो इतनी लापरवाही दिखा रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो मापदंड हैं उनका पालन बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ और लोगों को मौका मिला, तो वो जिस प्रकार से घरों से बाहर निकले बड़ी संख्या में, उसमें लॉकडाउन का जैसे लगा कि जो सारा जो प्रतिबंध था वो समाप्त हो गया और लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं। ये खतरा बहुत ही चिंतनीय है और इससे भविष्य में इसके और ज्यादा प्रसारित होने की संभावना है। शहर में क्या है, जिस एरिया में नहीं है लोग समझते हैं वहाँ पर नहीं होगा। हाँ। और लोग केवल वही अवॉइड करते हैं जहाँ पर बंद किया गया है। जी। जहाँ पे कोरोना केस सुनाई पड़ा है। हाँ। और जहाँ पर उसको बंद कर दिया गया एरिया, सिर्फ वही के लोग साधारण, बाकी समझते हैं कि उनको कुछ नहीं होगा। अरे मैं देखता हूँ अपनी कॉलोनी में शाम के समय तमाम 4-5-5-7 लड़के इकट्ठा आ जाते हैं सब। हाँ। और सट के बैठते हैं सब। जी। और खुल के बातें सब करते हैं सब। मैंने एक बार 2 बच्चों को टोका भी था। हाँ। और मैं देखता हूँ कि अब मैं गुजरता हूँ सब मुस्कुराते हैं। हाँ। कि ये टोक न दें। जी।
तो ये क्या स्थिति। कहा जाएगा। अब कहीं कहीं कोई जागरूकता नहीं है। जी अब किसी को इतना हो जा रहा है तो अलग बात नहीं है। जी, जब हो जा रहा है तब असली चिंता सामने आ रही है और तब वो सचेत हो रहे हैं। लेकिन इससे जी, क्या जी। क्या होगा अगर हो चुका कोरोना का संक्रमण, तो जो कष्ट है वो बहुत गंभीर कष्ट होते हैं और उसके ये बाद बात फिर सही है। जी, जी। परेशानियां अरे बहुत जान जा ज़्यादा सकती बढ़ है इसमें सकती तो। हैं। लोग इस बात जी, की जी। चिंता नहीं कर रहे हैं। जी, जी, जी। अच्छा सर, ये जो लॉकडाउन रहा, इस दौरान हाँ, आपने हाँ। बताया कि आपने रचनात्मक कार्यों में अपना समय बिताया, तो जी, जी। कौन कौन सी गतिविधियां रहीं आपकी, कौन कौन सी रचनाएं आपने सामने रखी और किन किन को आपने किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया? हमने अधिकांश गजलें लिखी हैं जी इस जी, बीच में, हाँ हाँ, और हमने उन गजलों को बाकायदे पोस्ट भी किया है उस मोबाइल पर, जी। फेसबुक पर पोस्ट भी किया है और मित्रों ने उसको लाइक भी किया है। हाँ हाँ रही पढ़ने की बात, अभी मैं 83 वर्ष ऊपर का हो चुका हूँ। जी जी तो जी, मैं ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाता हूँ। हाँ हाँ, ज्यादा पढ़ने पर जो है आंख जोर पड़ती है। जी, फिर भी कोशिश करता हूँ, कुछ पढ़ता रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी। तो आपने जो गजल लिखी आपने इस दौरान, उनमें जी। से कोई एक गजल हमारे श्रोताओं को सुनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। तो मैंने इस काम के लिए 2 गजलें चुन रखी हैं, जी जी, तो अगर आप कहें तो मैं पढ़ूं हाँ हाँ उनको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। पहली गजल ये है कि यूं ही बेमन से तू अर्पण करेगा, ग्रहण क्यों पुष्प को पाहन करेगा। क्या बात है, क्या बात है। यूं ही बेमन से तू अर्पण करेगा, ग्रहण क्यों पुष्प को पाहन करेगा। अगर है कद्र तुमको रोशनी की, तो जुगनू भी तुम्हें रोशन करेगा। क्या बात है, क्या बात है। अगर है कद्र तुमको रोशनी की, तो जुगनू भी तुम्हें रोशन करेगा। और ये शेर देखें आप, कभी फुर्सत से मेरे दिल में झांको, कभी फुर्सत से मेरे दिल में झांको। दिल में झांको, दोबारा झांकने को मन करेगा। क्या बात है, क्या बात है। कभी फुर्सत से मेरे दिल में झांको, दोबारा झांकने को मन करेगा। धरा का हृदय भी विदीर्ण होगा, धरा का हृदय भी विदीर्ण होगा। जी जी, कोई असहाय जब क्रंदन करेगा। कोई असहाय जब क्रंदन करेगा। जी जी, जी। ये दृढ़ निश्चय हमारे प्रेम का ही, ये दृढ़ निश्चय हमारे प्रेम का ही तुम्हारा हृदय परिवर्तन करेगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ये दृढ़ निश्चय हमारे प्रेम का ही तुम्हारा हृदय परिवर्तन करेगा। हुआ यदि भावना से शून्य तो फिर, हुआ यदि भावना से शून्य तो फिर, तू अपने आप को निर्धन करेगा। हाँ हाँ, तू अपने आप को निर्धन करेगा। इस गजल का अंतिम शेर ये है, क्षमा करते रहे तो शत्रु एक दिन, क्षमा करते रहे तो शत्रु एक दिन तुम्हारे भाल पर चंदन करेगा। क्या बात है, क्या बात है। क्षमा करते रहे तो शत्रु एक दिन तुम्हारे भाल पर चंदन करेगा। क्या बात। ये गजल तो ये हो गई। जी 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 जी। जी। सर, दूसरी गजल सुनने से पहले हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए जी, ये बोलिए। जो आप गजल लिखते हैं, आपकी किताबें बहुत सारी आ चुकी हैं, गजल संग्रह भी आ जी, चुके हैं, जी। कविता संग्रह भी आ चुकी हैं। कुछ जी, उनके जी, विषय में जी। बताएं कि आपके कौन कौन सी गजल संग्रह आ चुके हैं अब तक। मेरी कुल 4 पुस्तकें आ चुकी हैं। हाँ हाँ वैसे सह प्रकाशन में कई पुस्तकें हुई हैं, सर लोगों के साथ में बहुत पहले हुई हैं, हाँ, लेकिन फिलहाल मेरी 4 पुस्तकें इंडिपेंडेंटली आ चुकी हैं। जी पहला जो है वो हास्य व्यंग की किताब है, वो थाल में बाल, जी जी जो डायमंड बुक्स से प्रकाशित हुआ है। जी जी, बाकी 3 गजलें हैं, हाँ हाँ 3 गजल संग्रह है। जी पहली का नाम है दिल भी है दीवार भी है। जी, और इस किताब की विशेषता ये है कि इस किताब का जब लोकार्पण हुआ था, तो उसके मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर अशोक कुमार, वाइस चांसलर गोरखपुर विश्वविद्यालय के। जी 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 जी, और वो काफी लोग आए हुए थे, साहित्य आए हुए थे उस किताब में। और दूसरी किताब मेरी लोकार्पण हुई है, जो किताब जो आई है गजल संग्रह की, वो है साथ गुनगुनाएंगे। जी, साथ गुनगुनाएंगे। जी, इसमें 1 से 11 गजलें हैं। हाँ 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 हाँ, और तीसरी पुस्तक अभी अभी आई है, इसका नाम है मैंने आलम देखा है। मैंने आलम देखा है। वाह जी, इसमें 90 गजलें हैं। जी। अभी ये किताब ये किताब 3 दिन पहले लोकार्पित मिली है। अभी जी। हुई, अभी शायद नहीं हुई है ये, अभी मैंने। ये नहीं हुई जी, अभी 3 दिन पहले मिली ही है। हाँ 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 हाँ, और आजकल लोकार्पण का माहौल कहाँ है। जी जी जी, बिल्कुल। जब माहौल बनेगा देखा जाए जैसा होगा। हाँ 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 हाँ, इसके अलावा भी 16 और गजलें बन चुकी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि जी, अगले जी। अगले संग्रह की भी तैयारी हो चुकी है। ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा। आप लोग का स्नेह रहा, बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद बिल्कुल, रहा। हम लोग की शुभकामनाएं जी, आपके जी, साथ हैं जी, 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 कि आपकी जी, इसी तरह से और भी गजल संग्रह आते जी। रहें, आप इसी तरह से सक्रिय जी, रहें। अच्छा, जी। ये बताएं कि ये गजलों का जो लिखने के लिए जो एक हाँ। कहते हैं कि मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि खुद ब खुद
खुद गजल बनने लगती है और कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है कि जिससे कि गजलों की तरफ कलम खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। आप बताएं कि आपकी प्रेरणा क्या है, कैसे आप इतनी अच्छी और इतनी अधिक संख्या में गजलें लिख लेते हैं? हमको जो है जैसे कोई आमद होता हो ना, जी जी, जैसे कोई कह रहा हो कि लिखिए आप, हाँ हाँ, और कोई वाक्य मुंह से निकल जाता है, जी जी, तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ और प्रेरणा हो जाती है, लिखता जाता हूँ। हाँ 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 हाँ, लिखने के बाद उसको शुद्ध भी करता हूँ, जी जी, दोबारा देखता नहीं हूँ उसको मैं, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उसको बाहर में रखना है, उसको रदीफ काफिया में रखना है, हाँ तो ये सब मैं करता हूँ। लेकिन हमको लगता है ये सब माँ की प्रेरणा ही है, जी, आदमी अपने कुछ नहीं कर पाता है। हाँ हाँ हाँ, या तो कभी ऐसा होता कोई समाज में ऐसी चीज गुजरे जो आपको नागवा गुजरती हो, जी, जो उचित नहीं हो, जो अनहोनी हो रही हो, तो आपके मन में व्यंग का भाव आता है, हाँ तो हाँ, आप व्यंग लिखते हैं। जी, व्यंग वही लिखा जाता है जहाँ पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा हो और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, और मुझे लोग मूल रूप से व्यंगकार रूप नहीं जानते हैं। हाँ, मैं जो रचनाएं हैं हास्य वाली भी चाहे गजनी में भी आप व्यंग भरपूर पाएंगे। जी जी, और मैं समझता हूँ कि असल में मैंने गजलें पढ़ी बहुत हैं शुरू से ही। जी, देखिए बिना पढ़े जब तक आप घड़ा भरेगा नहीं, छलकेगा नहीं। जी जी, जी, तो जी, अध्ययन आवश्यक है, पढ़ना जरूरी है। जी, और मैंने और साहित्य तो पढ़ा है, मैंने पोएट्री खूब पढ़ी है, क्या अंग्रेजी की, क्या हिंदी की और क्या उर्दू की, जी जी जी, खूब मैंने पढ़ा है। जी, और लगता है वही जो मेरे अंदर भरा हुआ है वही प्रेरणा स्रोत निकल रहा है जी, और गजलें होती जा रही हैं। जी जी, नहीं तो प्रेरणा तो होती ही है। ऐसा है एक मेरी गजल संग्रह, जो पहला गजल संग्रह है उसमें गजल है तेरे मेरे संबंधों में दिल भी है दीवार भी है। जी जी, तो इसको मैं ऐसे ही इसमें कोई शब्द नहीं थे, हाँ हाँ, केवल उसका स्वर में गुनगुना रहा था। जी, 2-3 दिन तक जो है वो मैं स्वर गुनगुना रहा था, हाँ 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 हाँ, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। जी, चौथे दिन जो है एक बैग शब्द, उसमें शब्द आ गए, हाँ हाँ हाँ, और जब शब्द आ गए तो उस गजल को मैंने पूरा किया बैठ करके। जी 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 जी, हालांकि उसमें केवल 8-9 शेर हैं, हाँ हाँ, लेकिन उसको पूरा करने में 9 महीना लग गया था। क्या बात, क्या उस गजल को आप हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं? तेरे मेरे, हाँ सुना देंगे। जी 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 जी, सुनाए आप, स्वागत। तेरे मेरे संबंधों में दिल भी है दीवार भी है, राधा का सम्मोहन भी है, रत्ना की फटकार भी है, यूं भी कठिन इजहारे शौक था, वक्त ने और हवा दे दी, उपहारों का मौसम भी है, महंगाई की मार भी है। अगला शेर है, जी, बात तुम्हारी सिर आंखों पर, तय तो करो कहना क्या है, बात तुम्हारी सिर आंखों पर, तय तो करो कहना क्या है, आंखों में गुंजाइश भी है, होठों पर इनकार भी है। क्या बात, इस गुलशन में ख्वाब दिखाकर नींद चुरा ली जाती है, हाँ हाँ, इस गुलशन में ख्वाब दिखाकर नींद चुरा ली जाती है, फूलों का विज्ञापन भी है, कांटों का व्यापार भी है। क्या बात है, क्या बात है, फूलों का विज्ञापन भी है, कांटों का व्यापार, कांटों का व्यापार भी है। बहुत सुंदर। बात अगर होठों पर आई कानों तक भी जाएगी। जी जी जी, बात अगर होठों पे आई, हाँ कानों तक भी जाएगी, कानों तक भी जाएगी, लोग भी सुनेंगे। हाँ हाँ, बात अगर होठों पर आई कानों तक भी जाएगी, बाकी जग वाले कह लेंगे, कहने का अधिकार भी है, बाकी जग वाले भी कह लेंगे, बाकी जग वाले कह लेंगे, हाँ, कहने का अधिकार भी है। अगला शेर देखें, मांझी बस पतवार लिए है, खेवन हारा और कहीं, हाँ हाँ हाँ, मांझी बस पतवार लिए है, खेवन हारा और कहीं, किश्ती की किस्मत में याराम, तट भी है मझधार भी है। क्या बात है, क्या बात है, किश्ती की किस्मत में याराम, तट भी है मझधार भी है, और घट न भरा आंखें भर आई, देख के श्यामल यमुना जल, हाँ, घट न भरा आंखें भर आई, देख के श्यामल यमुना जल, कृष्ण प्रिया तेरे दिग्जल में, विरह भी है अभिसार भी है, हाँ, कृष्ण प्रिया तेरे आंसुअन में, विरह भी है अभिसार भी है। क्या बात, और एक और शेर, अंतिम शेर सुन लें इसका, हम मजबूर हैं दिल के हाथों, हम मजबूर हैं दिल के हाथों, हाँ, दिल भी है मजबूर कहीं, हम मजबूर हैं दिल के हाथों, दिल भी है मजबूर कहीं, जब्र जफा वाली आंखों में, डूब के देखो प्यार भी है। क्या बात है, जब्र जफा वाली आंखों में, डूब के देखो प्यार भी है।
तेरे मेरे संबंधों में दिल भी है दीवार भी है। वाह 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 ये वाह, गजल हमारी। बहुत सुंदर। अच्छा श्रीवास्तव साहब, ये जो स्थितियां रही हैं समाज में, बहुत सारे परिवर्तन हुए। आपने कहा कि आप 8वें दशक में जीवन जी रहे हैं इस समय। जी, तो जी, आपने जी, बहुत जी, सारी दुनिया देखी, बहुत सारे क्षेत्रों में आपने काम किया और जी। बहुत सारे परिवर्तन भी हुए होंगे आपके सामने। हाँ हाँ, जी 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 जी। आपको कैसा लगता है? भारत तो मेरे ख्याल से स्वतंत्रता पूर्व आपका जन्म हुआ था और हाँ, जी जी। जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं भारतवर्ष की, बहुत प्रगति हुई, लेकिन कुछ सामाजिकता में कुछ कमी आई है। जो हमारे सामाजिक संबंध रहे, जो पारिवारिक संबंध रहे, वो थोड़े कमजोर हुए हैं। तो देखिए ऐसा है कि हमको याद पड़ रहा है 1947 में जी 15 अगस्त को जब राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था, हम लोग उसमें 8-9 साल के थे। जी जी। और बिना समझे मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। हाँ हाँ हाँ। सब लड़के खूब झूम झूम करके अपना जो है गा रहे थे, घूम रहे थे। तो कितना आनंद मिल गया हो, जी। क्यों मिल गया हो ये समझ नहीं थी हम लोगों को। हाँ 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 हाँ। लेकिन आजाद हो जाने का एक अजीब अनुभव सब लोगों को था। जी। और उसके उन दिनों जो है, चूंकि अब संघर्ष किया था अंग्रेजों से सब मिलजुल करके, जी। तो इसकी दूसरी थी। हाँ हाँ हाँ। बाद में धीरे धीरे संविधान लागू हो गया और चुनाव जब शुरू हुआ, जी। तो ठीक है चुनाव अच्छी चीज है, लोकतंत्र अच्छी चीज है, लेकिन चुनाव ने देश को बांटा बहुत। हाँ हाँ। समाज को बांटा बहुत। जी जी। तो और उसके बाद स्थिति ये हुई कि जो ही पब्लिक सर्वेंट बन करके आया, हाँ हाँ, वो चाहे पब्लिक की लाख बात करे, लेकिन उसने काम केवल अपने लिए किया। ये बड़ी दुखद स्थिति आ रही है। जी, इससे बहुत दुखद। जी, गरीबी जहाँ थी वहीं रह गई है। जी। लोगों ने नारे बहुत दिए। हाँ। और बाद में समाज था, परिवार टूटा, लोग नौकरी पेशा के लिए बाहर गए लोग, और एक ही घर में कई लोग रहे। मान लीजिए किसी की अच्छी इनकम थी, किसी कम इनकम थी, हाँ। तो लोग अलगाव लोगों में आपस में हुआ। जी। परिवार टूटे हैं। जो पहले परिवार सामूहिक परिवार था, एक हाँ। परिवार, जी जी। अब वो केवल एक कहने की बात रह गई है। हाँ। अब कहीं नहीं रह गया। जी जी। ये बात सही कहा आपने। तो तो ओवरऑल देखा जाए तो परिवर्तन तो हुआ ही है, विकास तो हुआ ही है। पहले इस देश में सुई नहीं बनती थी, हाँ। वहाँ क्या नहीं बन रहा है। जी जी। विकास तो हुआ ही है। जी जी। लेकिन एक बात है, अब लोग चालाक ज्यादा हो गए। हाँ। अब लोग ज्यादा चालाक, पहले लोग सरल थे, जी। अब चालाक हो गए। जो प्रेमचंद की कहानियों में और जो तमाम कवियों ने गाँव का जो चित्रण किया है, उससे आज के गाँव किस तरह अलग देखते हैं आप? क्या बिल्कुल अलग है। गांव में कुछ रही नहीं गया है जी, और गांव वालों में वो प्रेम नहीं रह गया है। हाँ, ये बहुत बड़ी जी, समस्या है। जी जी। कहाँ चौपाल और कहाँ कौवा लगता है यहाँ पर, कहीं कुछ नहीं है। और जो उनकी कविता है कैलाश गौतम की, गांव गया था गांव से भागा, हाँ हाँ, और वो कविता सार्थक लग रही है हमको। जी 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 जी। बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ और लोग प्रकृति से विलग हुए, प्रकृति से दूर हुए और भौतिकता की तरह बहुत तेजी से बढ़े। सब पेड़ कट गए भाई। जी हम जी। बता रहे हैं, हम लोग के अपने जो है तमाम जंगल थे। शीशम का जंगल अलग था, शीशवानी था, जी जी, कटहरिया बाग था, हाँ जामुन का जंगल था, जी, अमवानी अमरूद के होगा पेड़ थे, जी, अमरूद आम तो था ही, जी। कलमी और बीजू आम सब था। हाँ अब सब साफ हो गया है, कुछ कहीं नहीं है। जी। जी। तो ये स्थितियां बनी सब हैं। प्लॉट हो गए, सब निकल गए, सब बस्तियां हो गई और कहीं कुछ रही नहीं गया है। क्योंकि कुछ संपन्न लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, हाँ 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 और जिनका विभाजन नहीं हुआ था। हाँ एक बाप की एक संतानी होती गई। जो जी। वही लोग संपन्न है जहाँ पर भी है, अपनी पृथ्वी प्रॉपर्टी सजे हुए हैं। जी, बाकी सब बिखर गया है। हाँ हाँ हाँ, और गाँव की स्थिति तो बिल्कुल दयनीय हो गई है। जी जी। इसलिए कोई गाँव रहना नहीं चाह रहा है। हालांकि अब गांव की स्थिति, जैसे गांव आज बिजली खूब रह रही है, बिजली रह रही है। हाँ। और ये बात मैं जानता हूँ, केवल एक काम ये किया होता है आजादी के बाद से ही, जी। केवल गांव में नियमित रूप से बिजली दे दिए होते हैं ना ये, हाँ तो तमाम जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में बसे हुए हैं, जी। वो सब गाँव में खुल गए होते। हाँ मैं जहाँ नौकरी कर रहा था तमकुही रोड में, जी वहाँ मैं 1963 में गया। जी। और 1963 के पहले वहाँ बिजली नहीं थी, जी जी। कोई विकास नहीं था। हाँ। और जैसे 63 बिजली हुई है, 2-3 साल में तमाम इंडस्ट्रीज कायम हो गई, तमाम कारखाने कायम हो गए। हाँ। और बिल्कुल आबाद हो गया नगर वो। जी जी। संबंधता जरूर लगी वहाँ पर। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, बिजली दिए होते अगर गाँव जी, में, जी। तो तमाम जो इंडस्ट्रीज जो दिल्ली में खुल रही हैं और बाहर खुल रही हैं, हाँ, तो गाँव में खुलती, गाँव का विकास होता, हाँ। गाँव के तो गाँव में रहते। जी 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 ये नहीं हुआ। जी। हाँ।
ये तो है, ये दृश्य जो है ये वास्तव में बहुत चिंतनीय है। और लोगों की जो सामाजिक भावनाएं कमजोर हुई, लोग बहुत कमजोर हुई जी। लेकिन ठीक है, भौतिकता बढ़ती ही है, जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे भौतिकता आएगी, लोगों की सोच में स्वाभाविक है जी, स्वाभाविक है जी, स्वाभाविक है। है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे विकास की कितनी भी ऊंची छलांग लगा ले हम महानगरों में जाकर बस जाएं, लेकिन जब संकट आता है तो हमें अपना गांव ही याद आता है। और उसका जो सीधा सा उदाहरण अभी हमें इस लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला कि जब उद्योग बंद हो गए और लोगों के लिए अब जीवन को चलाना कठिन हो गया उन महानगरों में, तो सब लोग पुनः अपने अपने गाँव की ओर दौड़ पड़े और कितनी बड़ी संख्या में लोग अपने अपने गाँव को लौटे हैं। अच्छा आर्यन सर, आपने शुरू में कहा था कि 2 गजलें आपने चुन के रखी हैं इस कार्यक्रम के लिए, तो दूसरी वाली गजल हम सुनना चाहेंगे आपसे। ठीक है जी, सुने आप जी। गजल यूं है, मत किसी का चाक दामन देखिए, मत किसी का चाक दामन देखिए, देखना ही है तो दर्पण देखिए। क्या बात है, क्या बात है। देखना ही है तो दर्पण देखिए, जो यहाँ बोना है वो है काटना, जो यहाँ बोना है वो है काटना, इसी में जीवन का दर्शन देखिए। क्या बात है। इसी में जीवन का दर्शन देखिए, जगत में पाने की इच्छा छोड़िए, जगत में पाने की इच्छा छोड़िए, कितना कर सकते हैं अर्पण देखिए। क्या बात है, क्या बात है। कितना कर सकते हैं अर्पण देखिए, प्यार का पंछी यहाँ महफूज है, प्यार का पंछी यहाँ महफूज सुरक्षित है जी जी, यहाँ महफूज है, मेरे पहलू में नशीमन देखिए। क्या बात है। मेरे पहलू में नशीमन देखिए, और सूखे पत्ते शाख के क्या देखना, यथार्थ पर आइए। सूखे पत्ते शाख के क्या देखना, घर में कुछ टूटे हैं बर्तन देखिए, घर में कुछ टूटे हैं बर्तन देखिए। क्या बात। और आपकी आहट से कैसा खिल उठा, अंतिम शेर है ये। आपकी आहट से कैसा खिल उठा, मेरे मन मंदिर का उपवन देखिए। क्या बात है, क्या बात। मेरे मंदिर का उपवन देखिए, मत किसी का चाक दामन देखिए, देखना ही है दर्पण देखिए। क्या बात है, क्या बात है। आर्यन सर, आप इसी तरह से गजलें लिखते रहें, इसी तरह से अपने मनोभावों को कागज पे उकेरते रहें, चित्रित करते रहें, और जो समाज का दर्द है, जो वास्तव में समाज का दर्द है, लोगों की गरीबी है और तमाम समस्याएं हैं, उनको कलम के माध्यम से अपनी गजलों में आप उकेरते रहें, यही हमारी कामना है। आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार सक्रिय रहें, हम यही शुभकामनाएं देते हैं। आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, अपनी गजलें भी सुनाई हमको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रुद्रदेव नारायण श्रीवास्तव अपनी कुछ कविताओं के साथ। इसी के साथ आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।